हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करके अभी के अभी ख़त्म करेंगे। और ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं, बहुत बहुत है तो छोटा टॉपिक, मोटा नहीं है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखन में छोटा न लगे, घाव करे गंभीर, ये बात बिल्कुल सही है पर्टिकुलर इस टॉपिक के लिए। सर आप ऐसा कौन सा टॉपिक देखने जा रहे हैं? हम लोग देखने जा रहे हैं आज AMT, ओके, अल्टरनेटिव मिनिमम नॉट मैक्सिमम टैक्स। ये टॉपिक हम लोग आज स्टडी करेंगे। और चाहे आप असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल करेंगे, सोचें ये टॉपिक कहाँ कहाँ आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ फर्म, इंक्लूडिंग LLP। ओके, देखेंगे इसमें भी क्या है। असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, असेसमेंट ऑफ AOP, BOI एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लोकल अथॉरिटी। यानी कंपनी को छोड़ करके कंपनी SSC के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर हम मिनिमम टैक्स की बात करें तो कंपनी SSC एंड अदर देन कंपनी SSC। अगर हम कंपनी SSC की बात करें तो यहां पर लगता है मैट, और यहां पर एप्लीकेबल होता है AMT। इसको हम कहते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, और इसको हम कहते हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सर दोनों तो एक ही चीज है ना, जमीन और आसमान। अच्छा, जमीन और आसमान का फर्क है। कैसे फर्क है भाई जमीन और आसमान का? हम आज बात करेंगे AMT यानी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब सोच सकते हैं अदर देन कंपनी के ऊपर हर जगह पर एप्लीकेबल होगा, ये हर एक जगह ये यूज होगा। अब दोनों के टैक्स रेट्स की बात करें तो इट इज 18.5%, दिस इज ऑल्सो 18.5%। इज इट क्लियर? फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे, किसकी? मैट की। हम जो बात करेंगे वो AMT की बात करेंगे। इंपॉर्टेंस तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि जब जब हम असेसमेंट की बात करेंगे, चाहे वो किसी भी SSC का हो अदर देन कंपनी, AMT की बात जरूर होगी। लास्टली आफ्टर हैविंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। अच्छा सर, हम लोग असेसमेंट तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि हम लोगों ने इंडिविजुअल, हम लोगों ने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, सेट ऑफ, क्लबिंग, डिडक्शंस, सारी टैक्स रेट्स, सारी चीजें कर ली। एवन एग्रीकल्चरल इनकम, इन चीजों को करने के बाद जब आप बैठेंगे तो उन चीजों को करते हुए भी बैठेंगे, बिना इसके किए भी बैठ सकते हैं। तो जब आप इन चीजों को करने के बाद अपनी स्टडी को और कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन द फर्स्ट फाइट यू विल डू विद द असेसमेंट। Individually we have done all the things, but now we have to accumulate all the heads of income as well your clubbing and set off and deduction. Now we are needed to calculate the amount of tax, and we have done it accordance with the provisions of Income Tax Act. लेकिन अब इसमें एक और चीज ऐड की है। क्या ऐड की है कि एक SSC को जिसकी टोटल इनकम 20 लाख रुपए से अधिक होगी, कोई भी SSC जिसकी, अदर देन कंपनी की बात मैं कर रहा हूं, मैं कोई भी SSC बोल रहा हूं इसका मतलब मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा। कंपनी की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मैट के प्रोविजंस में आता है, तो मैट को हमने थोड़ी देर मैट कर दिया, थोड़ी देर सेट असाइड कर दिया। हम इस समय अदर देन कंपनी SSC की बात कर रहे हैं। कोई भी SSC अदर देन कंपनी जिसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए से अधिक हो, जिसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए 20 lakhs से एक्सेस हो, वहां पर AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं अदर देन कंपनी।
AMT not applicable if individual, HUF, AOP, BOI, judicial person having their adjusted total income doesn't exceed rupees 20 lakhs. जी sir, in case of firm, especially firm, यानी ऊपर जो मैंने गाना गाया था ना, कौन सा गाना गाया था? इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP या BOI हो, लोकल अथॉरिटी हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, फर्म हो और कंपनी हो. कंपनी तो चला जाता है मैट में, ये सब आ जाते हैं AMT में. ये कहाँ आ जाता है? AMT में. ये तभी यूज होगा अगर इनकम एक्सीड कर जाए 20 लाख से अधिक, लेकिन ऐसा यहां पर कोई प्रोविजन नहीं है, यानी यहां तो AMT लगेगा ही लगेगा फर्म के केस में. इन केस ऑफ फर्म AMT इज एप्लीकेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स एडजस्टेड टोटल इनकम. Whatever the case is, AMT will be applied in case of firm. Means in 100% of the cases AMT will apply. But other than firm, AMT will apply only in those cases where the person have adjusted total income in excess of rupees 20 lakh. Got it? जी सर, समझ में आ गया. अब तो मुझे इसको हटाना ही बेटर है. पहली लाइन, ऑल नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज पर ये एप्लीकेबल होता है. ऑल द एसएससीज अदर देन कंपनीज. कहता है कि अगर ये आपका नॉर्मल प्रोविजन है, कौन सा प्रोविजन है, और ये आपका AMT के प्रोविजंस हैं. अच्छा जी, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आपका जितना टैक्स बना और AMT के हिसाब से जितना टैक्स बना बाय अप्लाइंग द रेट एज एट द रेट ऑफ 18.5%. तो कहता है कि दोनों के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लो. नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स और AMT के प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लो. अब तो कोई दिक्कत नहीं सर. अब नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया और ये टैक्स इन एक्सेस ऑफ AMT या इन इक्वल टू AMT प्रोविजंस है, तो भाई नॉर्मल टैक्स देने में क्या बुराई है? दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज must be paid by the SSC anyhow. The SSC is required to pay this amount of tax. The tax amount should not be lower than this one amount. Even though your actual amount of income tax as per the normal provision are lower than the AMT provisions, but at least नाम ही है मिनिमम टैक्स, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स. आपको कम से कम इतना टैक्स तो पे करना पड़ेगा. तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपको तो पे करना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते. अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर AMT एक्सेस है नॉर्मल प्रोविजन से, तब तो हम AMT का टैक्स देंगे. अगर नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स अधिक है AMT के प्रोविजन से, तब तो हम नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स देंगे. से जो बहुत बहुत गलत बात है, ये आप अत्याचार वाली बात कर रहे हैं. वी आर टू बी डीम्ड एज अ विक्टिम. कैसे विक्टिम? हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि AMT का प्रोविजन ये है क्या. If we are just going to calculate the amount of tax as per the normal provisions of the taxation law, then what is the harm in it to pay the amount of tax as per these provisions? Why to use AMT provisions? गवर्नमेंट कहती है चिंता क्यों करते हो, चिंता चिता समान होती है. वो गाना नहीं, चिंता ता चिता चिता, वो वाला गाना नहीं, ये चिंता चिता के समान होती है. आप क्यों टेंशन ले रहे हो? AMT प्रोविजन से अगर मैंने आपसे टैक्स ले लिया जो कि अधिक है किससे? नॉर्मल प्रोविजन से, तो जितना भी एक्सेस टैक्स आपने दिया है ना AMT के प्रोविजंस में, उसकी आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी. नेक्स्ट 10 असेसमेंट ईयर्स में कब? जहां जहां आपका नॉर्मल टैक्स अधिक होगा AMT से, तो आप इस टैक्स क्रेडिट को इस एक्सेस अमाउंट से एडजस्ट कर सकते हो.
अब तो कोई चिंता की बात नहीं सर, आज ज्यादा दो कल कम दो, बात तो वही है। बात समझ में आई? जी सर। यानी कुल मिलाकर हमें ये समझ में आया, इन टोटालिटी अगर ब्रीफिंग करूं तो ये समझ में आया, गवर्नमेंट को तो हमें नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से ही टैक्स देना है, आज या कल मिलाकर नॉर्मल प्रोविजन। लेकिन गवर्नमेंट कहती है एटलीस्ट हर साल कुछ अमाउंट का टैक्स तो आना चाहिए ना। अगर आप बड़े एसएससी हो, छोटे मोटे एसएससी के पीछे तो गवर्नमेंट खुद नहीं जाती, पीछे नहीं पड़ती। एएमटी का प्रोविजंस तो अगर फर्म को छोड़ दिया जाए तभी एप्लीकेबल होगा, बाकी एसएससी के ऊपर जब उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए से अधिक हो तो छोटे मोटे एसएससी को तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। और बात है अगर बड़े एसएससी की, तो मिनिमम इतना टैक्स तो दे दो ना भाई, और जितना तुम ज्यादा दोगे नॉर्मल प्रोविजन से उसका तो हम टैक्स क्रेडिट आपको दे रहे हैं। और टैक्स क्रेडिट 1-2 साल के अंदर नहीं यूज करना है, आने वाले 10 सालों के अंदर यूज करना है। दिक्कत क्या है, कर लेना। बात तो बिल्कुल सही है। अब समझ में आया टॉपिक? बिल्कुल समझ में आया सर। टैक्स क्रेडिट क्या होता है वो भी समझ में आ गया, कितने सालों तक यूज कर सकते हैं ये भी समझ में आ गया। हाँ, जो आपने एक्सेस टैक्स दिया है इस पर इंटरेस्ट की उम्मीद कभी ना करना। जितना आपने एक्सेस टैक्स का पेमेंट किया है इस पर टैक्स इंटरेस्ट की उम्मीद, इस पर एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स जो पे आपने किया है, एक्सेस टैक्स क्रेडिट जो आप बोल रहे हो टैक्स क्रेडिट, उस पर इंटरेस्ट की उम्मीद कभी ना करना। मैं एसएससी को बोल रहा हूं, आपको गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट कोई भी इंटरेस्ट पे करने वाली नहीं है। तो सर कैसे कैलकुलेट होता है ये? बिल्कुल आसान है। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। पहला पॉइंट, अमाउंट ऑफ इनकम असेस्ड बाय एओ असेसिंग ऑफिसर, दूसरा प्लस कर देंगे, दूसरा 80IA टू RRB प्लस। अगर आपने कोई डिडक्शन मांगी है, मैंने क्या लिखा? प्लस। अगर आपने कोई डिडक्शन मांगी है 80IA टू 80 RRB तो उसको हम यहां प्लस कर देंगे, एक्सेप्ट सेक्शन 80P कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। तीसरा प्लस कर देंगे आप डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35AD, इसको भी आप प्लस कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, क्या रहे? ध्यान रहे कि जो आपने सेक्शन 35AD में स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड डिडक्शंस क्लेम की थी ना, वो सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस से में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, जरा पेज पलटे और वापस आए तो आपको याद आएगा कि जब हम लोगों ने पीजीबीपी का टॉपिक खत्म किया था तो उस पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में पीजीबीपी में हमने एक सेक्शन देखा था 35AD, जिसमें कोल्ड चेन फैसिलिटी थी, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी थी, हॉस्पिटल था, होटल था, हाउसिंग था, ये सारी चीजें देख ली थी। इनलैंड कंटेनर डिपो थे, शुगर मिल थी, बीवैक्स और हनी के से रिलेटेड था, ये सारी चीजें देखी थी। आयरन ओर था, क्रॉस कंट्री नेचुरल ऑयल का सिस्टम था, लेइंग एंड ऑपरेटिंग, ठीक है ना, वो सारी चीजें थी, याद आ गया होगा जी। तो उस समय मैंने कहा था कि ये सारे जो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं उनका डिडक्शन स्पेशली 35AD में मिलता है। आज अगर आप वापस जोड़ लेते हो तो इसका मतलब अगर हमें वो डिडक्शन नहीं मिला होता वहां पर तो हमें उसको डिप्रिसिएशन तो मिल सकता था, बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर आपने उसको डिडक्शन नहीं दिया होता इन खर्चों का तो आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया होता, तो जितना डेप्रिसिएशन आप इस पर क्लेम कर सकते हैं वो आप माइनस कर देंगे, जो बचेगा ये कहलाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। बस सर इतना सा ही हिसाब किताब है। हाँ और क्या, जो भी अमाउंट एसेस्ड है एओ के द्वारा वो आप ले लो,
जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये समझ में आएगा मैं किस इनकम की बात कर रहा हूँ, किस एसेस्ड अमाउंट की बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल के समय। फिलहाल अपना कान इस समय थोड़ा सा बंद कर देना और केवल इतना याद रखना, अमाउंट ऑफ इनकम एसेस्ड बाय एओ, उसमें हम लोग प्लस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA टू RRB 80P को छोड़कर, और सेक्शन 35AD का जो डिडक्शन क्लेम अगर किया गया है तो उसको वापस ऐड बैक कर दो और माइनस कर दो। जो डेप्रिसिएशन नॉर्मली हमको अलाउड होता उतना डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है ना जी। तो ये आपका एडजस्टेड टोटल इनकम आ गया। इस पर आप 18.5% के हिसाब से टैक्स रेट निकाल लेंगे और इस टैक्स पर भी ये नॉर्मल जो प्रोविजंस के हिसाब से आपने टैक्स निकाला है दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे और जो टैक्स आएगा उसमें एजुकेशन सेस और SHSC AEC ऐड कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा खत्म। ध्यान देना है, टॉपिक इज ओवर, AMT इज ओवर, AMT इज ओवर। है तो बहुत छोटा टॉपिक मैंने कहा ना, लेकिन हर जगह काम आएगा, इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है, अ CA रिपोर्ट मस्ट बी अटैच्ड इन फॉर्म नंबर 29C, मस्ट बी अटैच्ड सर्टिफाइंग दैट द एडजस्टेड टोटल इनकम एंड द AMT प्रोविजंस हैज बीन कंप्लाइड विद। ठीक है, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट, ठीक है, हो गया। नो इंटरेस्ट शैल बी पेबल, हो गया, बात मत करो, खत्म कर दिया हम लोगों ने, हो गया। इन फ्यूचर अगर हमारा कोई अपील में, रिवीजन में इनकम प्लस या माइनस होता है, पिछले सालों का अकाउंट केस खुलता है ना जी। मान लो हमने आज अपने हिसाब से तो टैक्स असेस्ट करके टैक्स दे दिया, 2 साल 3 साल 4 साल बाद मेरा केस रीओपन होता है, और अगर केस रीओपन होता है और उस समय हमारी इस साल की इनकम प्लस या माइनस या कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, तो अगर ये एडजस्टमेंट इसी साल हो गए होते तो शायद मेरा कुछ कैलकुलेशन अलग होता। ये जो 4 साल बाद हो रहा है, अगर आज हुआ होता तो आज शायद मेरा कैलकुलेशन कुछ और होता। तो भले ही 4 साल बाद हो रहा है, तो जब 4 साल बाद हो रहा है तो ये मान लो कि ये 4 साल पहले ही हो रहा होता तो क्या सिस्टम आता, आपका AMT कितना आता, आपका टैक्स अमाउंट कितना आता, तो उस हिसाब से आप उसमें भी एडजस्टमेंट या वेरी करेंगे, अमाउंट वेरी हो जाएगा आपका अपील वगैरह के केस में, असेसमेंट और रीअसेसमेंट के केस में। If the amount of regular income tax or AMT is reduced or increased as a result of any order passed under this act, the amount of tax credit shall be allowed under this section shall also be varied accordingly. Topic is over. Topic is over. जी हाँ, उम्मीद करेंगे आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद जब हम लोग असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ HUF पढ़ेंगे तो मैं उस समय आपको ये नहीं बताने वाला AMT का कैलकुलेशन कैसे होता है, इतनी डिटेल में तो नहीं बताने वाला। मैं केवल आपको एडजस्टमेंट करवाऊंगा और आपके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल सेट होनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।